हेलो बच्चों, एसके एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। गैलीलियो और एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मोशन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, हम पहले उसको एक बार रिकॉल करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, आपको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया जो कि गैलीलियो का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये कहा कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, मतलब अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। उसको चेंज करने के लिए, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और इससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी। तो आइए इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनर्शिया क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। इनर्शिया बेसिकली क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of any object by virtue of it cannot change its state of rest or uniform motion। तो ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने आप अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको चेंज नहीं कर सकती, राइट? सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया? तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, second one is inertia of motion, and third one is inertia of direction। तो बच्चों, inertia of rest, inertia of motion और inertia of direction को हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ inertia of rest? inertia of rest का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी जब तक कि उसके ऊपर हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू स्टे एट रेस्ट, मतलब किसी बॉडी की रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है बच्चों? The tendency of a body to stay in uniform motion, इसको हम बोलते हैं inertia of motion। और इसी तरह हमारे पास जो inertia of direction है, इसका मीनिंग क्या है? The tendency of a body to stay in the same direction of motion। कि अगर कोई बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो वो उसी डायरेक्शन में अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगी, उसी डायरेक्शन में अपनी मोशन को जो है वो मेंटेन रखेगी। दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? तो आइए हम इसके बाद न्यूटन के लॉज को डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, न्यूटन के लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक
क्रिकेट की बॉल है वो हमारे तरफ आ रहा है, ठीक है, किसी स्पीड के साथ, और उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। वहीं अगर उस बॉल की अगर स्पीड ज्यादा है, अगर वो बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है, तो उस बॉल को रोकने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि बॉल तो सेम है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, बॉल तो वही है, बॉल का मास तो वही है, लेकिन फर्स्ट केस में बॉल की स्पीड कम है और सेकंड केस में बॉल की स्पीड ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट केस है उसमें बॉल के पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो कम है, और सेकंड केस में बॉल के पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो ज्यादा है। इसलिए जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन यही है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, द टोटल quantity of contained by a body, contained by a body is called linear momentum। ठीक है बच्चों, the total quantity of motion contained by a body is called linear momentum। और मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली it is the product of mass and velocity, mass and velocity of the ऑब्जेक्ट। तो अगर हम मान लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है वो m है और ये v वेलोसिटी के साथ जो है वो मोशन कर रहा है, तो व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो सिंबल है वो p है, p के साथ डिनोट करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी m इंटू v। और बच्चों जैसा कि आपको बताया कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। p vector is equals to m into v vector, and what is the direction of linear momentum? It is same as the direction of velocity. Direction of linear momentum is same as velocity। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी SI यूनिट की और इसके डायमेंशंस की। तो व्हाट इज द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की बच्चों SI यूनिट क्या है, तो हमें पता है लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब हमें पता है मास की SI यूनिट क्या होती है, मास को हम किस में मेजर करते हैं SI में, दैट इज किलोग्राम। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और जो वेलोसिटी है वेलोसिटी उसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो यहां से लीनियर मोमेंटम की SI यूनिट क्या बनी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और CGS यूनिट, व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो CGS यूनिट क्या है लीनियर मोमेंटम की, दैट इज ग्राम। किलोग्राम जो है वो मास की SI यूनिट है, और वही CGS यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। सो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, दिस इज द CGS यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द डायमेंशंस, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों डायमेंशन के लिए हमें पता है लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये सभी को पता है, इट इज m इंटू वी। मास का डायमेंशन क्या है बच्चों, मास का डायमेंशन है कैपिटल M, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, L t-1। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो लेंथ और टाइम का इनवर्स है, और मास का डायमेंशन क्या है, कैपिटल M। तो यहां से लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या बन जाएगा, m l t-1। अब हम इसका ग्राफिकल स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो ग्राफिकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू m इंटू वी।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट केस, if mass is constant, अगर बच्चों मास कांस्टेंट है मींस मास चेंज नहीं हो रहा, मास अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब P1 is equals to m into V1 एंड P2 is equals to m into V2। मतलब जो एक बॉडी है फर्स्ट बॉडी, उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, और जो सेकंड बॉडी है उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। ये फर्स्ट बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है, दोनों का मास सेम है बच्चों, दोनों का मास सेम है। इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं V1, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V2। तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा P1 इज इक्वल टू m इंटू V1, इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, P2 इज इक्वल टू m इंटू V2। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें P1 अपॉन P2 तो क्या बनेगा, m V1 अपॉन m V2, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा। सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो यहां से हमको क्या पता लगा कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कि जितनी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे उतना उसका लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। और ग्राफिकली अगर हम इधर वेलोसिटी ले रहे हैं इस एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे अगर हम लीनियर मोमेंटम ले रहे हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसका लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होगा। सो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन मास इज कांस्टेंट, सो लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो सेकंड केस क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। अगर मान लो एक बॉडी है, इसका मास है m1, ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है मान लेते हैं m2, लेकिन दोनों की जो स्पीड है, दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है, एक ही वेलोसिटी से वो दोनों मोशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम होगा P1 इज इक्वल टू m1 इंटू v, और सेकेंड बॉडी का जो मोमेंटम होगा दैट इज m2 इंटू v। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m1v अपॉन m2v, तो यहां से v से v कैंसिल हो जाएगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर मोमेंटम है ये मास के भी प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर किसी बॉडी की दो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उनका जो लीनियर मोमेंटम है वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इधर अगर हम मास ले रहे हैं, इस एक्सिस पे हम अगर मोमेंटम ले रहे हैं, तो इसका जो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा बिकॉज मास जो किसी बॉडी का है वो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे कि जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, मींस हैवियर ब्लॉक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए और लाइट ब्लॉक को रोकने के लिए हमको कम फोर्स चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों बॉडीज सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं तो जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और उसको रोकने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स चाहिए, और अगर मास कम है तो उसको रोकने के लिए उतनी कम फोर्स चाहिए। तो दिस इज अवर सेकेंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, इफ लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। बच्चों अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, दो बॉडीज हैं, एक बॉडी m1 है, ये बॉडी m2 है, इसका मोमेंटम भी P1 है, इसका मोमेंटम P है, इसका मोमेंटम भी P है। मोमेंटम मतलब कांस्टेंट है, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो इसकी वेलोसिटी अगर हम मान ले V1, इसकी वेलोसिटी मान ले V2, तो P इज इक्वल टू m1 V1 एंड P इज इक्वल टू m2 V2। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे इसका मतलब m1 V1 इज इक्वल टू m2 V2 मींस m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो यहां से बच्चों हमको क्या पता लग रहा है कि जो मास है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या फिर यूं कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उसकी उतनी ही कम वेलोसिटी होगी अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, इसका जो ग्राफ बनेगा, इधर अगर हम मास ले रहे हैं और इधर वेलोसिटी ले रहे हैं, तो मास वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा लाइक दिस। तो यहाँ पे जो मास है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज द ग्राफिकल स्टडी ऑफ लीनियर मोमेंटम। और हमने देखा कि जो लीनियर मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो आइए अब हम न्यूटन के लॉज को डिस्कस करते हैं। जो न्यूटन के 3 लॉज हैं उसके लिए हमको 2 कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए था, दैट इज इनर्शिया एंड सेकेंड वन इज लीनियर मोमेंटम। तो इससे अब हम न्यूटन के तीनों लॉ को इजिली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। जो न्यूटन का सेकंड और थर्ड लॉ है और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, न्यूटन के लॉज की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूटन के 3 लॉ हैं, न्यूटन के मोशन के 3 लॉ हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो बच्चों फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। और जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। और जो थर्ड लॉ है वो है एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो ये हमारे पास 3 लॉज हैं न्यूटन के। तो आइए फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनी बॉडी continues in its state of rest, in its state of rest or uniform motion unless an external force applied on it। मतलब कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, कब तक? जब तक कि हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। और अगर ऑलरेडी कोई बॉडी मोशन में है तो उसको अगर मोशन से रेस्ट में लेके आना है तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए? एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट को या फिर मोशन को चेंज नहीं करेगी। अगर उसने चेंज करना है, बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज करना है, वी नीड सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी रेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी यही चीज है। इनर्शिया क्या है कि कोई भी बॉडी, ये एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती, है ना। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को ही एक्सप्लेन कर रहा है। न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को ही एक्सप्लेन कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम ये बात करें, इस लॉ को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब बॉडी में कोई भी मोशन नहीं होगी, मींस बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन 0। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 एक्सेलरेशन? इसका मतलब यहाँ पे 2 इसका मीनिंग बनता है, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी, या तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट के केस में एक्सेलरेशन 0 होगी, या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि बॉडी अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही है।
अगर स्पीड को चेंज नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब उस केस में एक्सेलरेशन उस बॉडी का कितना होगा, 0 होगा। और वहीं अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट का मतलब भी वही है कि ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। इट मींस अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, या फिर यूं कह लो कि जो नेट फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, नेट फोर्स जो है वो 0 है, तो उस केस में बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन के फर्स्ट लॉज की जो एप्लीकेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद न्यूटन का सेकंड एंड थर्ड लॉ जो है वो उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जल्दी ही अगली वीडियो में हम इसके अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।